भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी होती है उसमें होने वाले स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग और आज के बीच बहस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। देश के 5 राज्यों में आने वाले समय में चुनाव होने हैं। राजस्थान सहित 5 राज्यों में चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। राजस्थान में आने वाली 25 नवंबर को मतदान और 3 दिसंबर को मतगणना की जानी है। ऐसे में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनाव आयोग की जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। साथ ही उनके पास कई शक्तियां आ जाती है, जिसके जरिए वह राजनीतिक पार्टियों से लेकर प्रशासन पर नजर बनाए रखते हैं। आज की बीच बहस में हम जानेंगे कि क्या होती है चुनाव आचार संहिता, किन कामों पर होती है पाबंदी और आचार संहिता तोड़ने पर क्या होती है कार्यवाही। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार लल्लूराम शर्मा जी। सर, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि चुनाव आचार संहिता क्या होती है और इसका प्रावधान कब से किया गया। देखिए, जब भी किसी राज्य में या देश में चुनाव होते हैं तो चुनाव उससे पहले एक आदर्श आचार संहिता लागू की जाती है और ये चुनाव आयोग की ओर से लागू होते हैं। इसके पीछे मकसद ये होता है कि निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से चुनाव कराया जा सके। इसके जरिए कई तरह की पाबंदियाँ होती है। जैसे राजस्थान समेत 5 राज्यों में भी विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। चुनावी कार्यक्रम घोषित हो गया है और जिस दिन चुनाव कार्यक्रम घोषित किया जाता है उसी दिन से आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो जाती है, जो मतदान के समाप्ति तक लागू होती है। सर, भारत में चुनाव आचार संहिता की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, भारत में जब 1952 में आम चुनाव हुए तो पहली बार चुनाव हुआ तो इस तरह की किसी की सोच नहीं थी कि चुनाव में कोई गड़बड़ी भी हो सकती है। जैसे प्रत्याशी करते हैं, उसके प्रत्याशी के कार्यकर्ता करते हैं या पार्टी के बड़े नेता कर लेते हैं, कई बार आम जनता भी उससे भटक जाती है। तो इसकी एक आवश्यकता पड़े कि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव के लिए ऐसी कौन सी पाबंदियाँ लगाई जाए जिसके जरिए निष्पक्षता के साथ चुनाव संपन्न कराया जा सकते हैं। सर, आदर्श आचार संहिता सरकार पर किस तरह की बंदिशें लगाती है? देखो, आचार संहिता सरकार पर ही नहीं, ये कर्मचारी पर भी बंदिश लगाती है, राजनीतिक दलों पर भी बंदिश लगाती है और जो चुनाव लड़ रहे हैं प्रत्याशी उनको भी कहीं न कहीं एक सीमा में बांधे रखती है ये। इसके साथ आम मतदाता जो वोट डालता है, वोटर, उसके लिए भी मतलब एक सीमा तय की जाती है कि इस लक्ष्मण रेखा के भीतर रह करके ही आप चुनाव कार्य संपन्न कराए जाए। हाँ, तो हम कह सकते हैं कि जो जनता किंग मेकर है वो भी चुनाव आचार संहिता के अंतर्गत आती है। जी, वो भी चुनाव आचार संहिता के दायरे में आती है और उसको भी पालना करनी पड़ती है। जी, तो सर, चुनाव के खर्च के लिए एक व्यय सीमा निर्धारित कर दी गई है, तो यह व्यय सीमा कितनी हो और कितने से अधिक हो कि आयोग उस पर दंडित करेगा? तो चुनाव में व्यय सीमा आयोग की ओर से पहले से निर्धारित है, समय समय पर ये बढ़ती रहती है। पिछले विधानसभा चुनाव तक राजस्थान में इसकी सीमा जो थी व्यय सीमा वो 28 लाख थी। अब इसको बढ़ा करके 40 लाख रुपए कर दी गई है। यानी कि एक प्रत्याशी सभी तरह के खर्चे 40 लाख रुपए तक वो खर्च कर सकता है, जिसमें उसके पोस्टर भी आ गए, बैनर भी आ गए, कार्यकर्ताओं का खाना पीना भी आ गया, चाय नाश्ता भी आ गए, यानी कि उसकी गाड़ी घोड़े भी आ गए, डीजल भी आ गए, सभी तरह के खर्चे है वो उसकी सीमा 40 लाख रुपए है। अगर वो 40 लाख रुपए ज़्यादा खर्च करता है तो आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है और अगर ऐसा होता है तो उसमें उसके खिलाफ 3 तरह की कार्रवाई हो सकती है। पहली कार्रवाई होती है उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज हो सकता है। दूसरी कार्रवाई होती है कि उसको चुनाव के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तीसरी है कि ज़्यादा ही अगर वो उल्लंघन करता है तो उसमें सजा का प्रावधान भी है। तो ये सब चीज़ें इसलिए प्रावधान किया गया था इसका कि कहीं न कहीं एक समय मतलब सीमा लक्ष्मण रेखा में रह करके चुनाव संपन्न हो और शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव हो। अभी आपने आचार संहिता के उल्लंघन की बात की, तो ऐसे कौन कौन से कृत्य हैं जो आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के अंतर्गत आते हैं? देखो, पार्टियों के लिए अलग करते हैं, प्रत्याशी के लिए अलग करते हैं, आम जनता के लिए अलग करते हैं। जी। मंत्रिमंडल और राज्य मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्यों का जहाँ तक सवाल है, जिस दिन से आचार संहिता लागू होती है, प्रभावित होते हैं, उस परिधि में, उस क्षेत्र की परिधि में कि जैसे राजस्थान के चुनाव, तो राजस्थान की सीमा में वो किसी भी तरह का शिलान्यास कार्यक्रम या उद्घाटन समारोह हो, इनमें शामिल नहीं हो सकता है। वो एज ए मंत्री किसी भी समारोह में जाके भाषण नहीं दे सकता है।
वो सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले सकता, कि जैसे गेस्ट हाउस है, हाँ। अपने डाक बंगलाज है, जी। सर्किट हाउस है, उसमें वो नहीं जा सकता है। हाँ। वो इस दौरान पार्टी विशेष की मीटिंग नहीं कर सकता है, सरकारी ऑफिस को मतलब प्रयोग नहीं कर सकता वो। तो ये तो होती है मंत्री और मुख्यमंत्री और जो मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं। हाँ। उसके साथ साथ सरकारी अधिकारी और कर्मचारी भी इसके दायरे में आते हैं। जी। कर्मचारी पूरा उनका ध्यान रखना पड़ता है। अगर कर्मचारी, ये पहले क्या होता था कि आदर्श आचार संहिता नहीं होती तो उससे पहले कर्मचारी किसी न किसी पार्टी से जुड़ा हो रहता था, जी। तो उसको चुनाव के दौरान उस पार्टी विशेष के लिए वो काम नहीं करे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसको प्रभावित नहीं करे, इसके लिए उसको उसके दायरे में लाया जाता है। एक कर्मचारी बिल्कुल निष्पक्ष रूप से चुनाव में कार्य संपन्न करवाएगा। अगर वो चुनावी ड्यूटी लगी हुई है तो वो मतलब निष्पक्षता के साथ उस काम को अपना अंजाम देगा, वो चाहे किसी भी पार्टी विशेष से जुड़ा हो या मत डालता उसके पक्ष में। लेकिन सार्वजनिक रूप से ऐसा कृत्य नहीं करेगा वो कि जिससे कि कोई पार्टी प्रभावित होती है। क्या जनता को भी आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत माना जाएगा? जी, जब चुनाव घोषणा होती है तो उस समय से जब ऐलान हो जाता है तो आदर्श आचार संहिता प्रभावित हो जाती है। जनता के लिए इसमें है कि कई बार क्या होता है कि प्रत्याशी जो आम जनता को भी प्रभावित करता है और उसको काम में लेता है। जी। जैसे किसी के जरिए नोटों का आदान प्रदान करना या अवैध सामग्रियां, जैसे आजकल ये शराब का दौर चल रहा है, शराब की सप्लाई करना, इस तरह के, इसलिए जनता को भी इस दायरे में लिया गया है। एक आम आदमी आदर्श आचार संहिता के दौरान अपने पास 50,000 रुपये से ज़्यादा लेकर के नहीं चल सकता है। जी। अगर ये राशि उसके पास मिलती है तो उसको पूरा ब्यौरा देना पड़ता है, और अगर वो संतोषपूर्ण जवाब नहीं दे पाता है तो उसकी राशि जब्त कर ली जाती है। जी, तो सर ये बात हो गई कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किस किस तरह किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति, सरकार, मंत्रिमंडल का सदस्य या कोई और भी उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उस पर किस तरह कार्यवाही की जाएगी? देखो, मैंने बताया ना कि प्रत्याशी अगर उल्लंघन करता है तो उसको तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है, आपराधिक मामला, उसको चुनाव के लड़ने के लिए अयोग्य भी घोषित किया जाता है। आचार संहिता का पालना का सबसे बड़ा क्या, चुनाव संपन्न होने के बाद भी वो एक प्रभावी माने जाते हैं। अगर कोई प्रत्याशी चुनाव लड़ता है जी। और वो पूरा ब्यौरा, अपना विवरण चुनाव आयोग के पास नहीं भेजता है, हाँ। तो भी वो उसके दायरे में आता है। जी। जैसे राजस्थान के 46 लोग ऐसे हैं जो कहीं न कहीं चुनाव लड़ चुके हैं, चाहे लोकसभा का लड़े चाहे विधानसभा का लड़े हो, लेकिन उन्होंने चुनावी खर्च का ब्यौरा नहीं दिया, इसलिए भारत निर्वाचन आयोग ने उनको निश्चित अवधि के लिए चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित कर दिया। ऐसे राजस्थान में 46 लोग हैं। ओके। सर, जैसा कि हम जानते हैं आज का दौर डिजिटल युग है, तो सोशल मीडिया पर बहुत तरीके से प्रचार प्रसार किया जाता है। तो सोशल मीडिया पर किया जाने वाला राजनीतिक पार्टियों का प्रचार प्रसार, प्रत्याशियों का प्रचार, उसको आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत माना जाएगा? देखो, मीडिया भी क्या है कि आदर्श आचार संहिता के दायरे में आता है, उसको भी उसका पालना करनी पड़ती है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो। रही बात सोशल मीडिया की, सोशल मीडिया पर भी क्या है कि चुनाव आयोग की नज़र रहती है। उसको लगता है कि इस सोशल मीडिया के जरिए प्रत्याशी एक प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, या पार्टी विशेष के लिए कार्य किया जा रहा है, या निष्पक्ष चुनाव कराने पर कहीं न कहीं रुकावट पैदा हो रही है, तो उसके लिए भी वो प्रभावी कार्रवाई कर सकता है। जैसे कि किसी ऐप के जरिए चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही हो, या निष्पक्षता पर कई सवाल खड़े हो रहे हो, या कहीं न कहीं ऐसा लग रहा हो, तो आयोग जो है उस ऐप को बंद कर सकता है। अभी आपने ऐप की बात की है, तो क्या चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता के लिए किसी ऐप का निर्माण किया है? जी, 5 साल पहले 2018 में जब राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हुए थे, उस दौरान भारत निर्वाचन आयोग ने एक ऐप, उसका नाम है सी विजिल। जी सर। सी विजिल के जरिए आम मतदाता जिसको लगता है कि इन चुनाव में पार्टी या पार्टी प्रत्याशी या पार्टी वर्कर्स की ओर से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है, या कई शराब या इसका समय ले जाया जा रहा है या सप्लाई की जा रही है अवैध रूप से, या मादक पदार्थ कहीं सप्लाई किए जा रहे हैं, वो उसकी सूचना उस ऐप के जरिए दे सकता है। और वो सूचना जो ही अपलोड करेगा उसमें चुनाव आयोग 100 मिनट के अंदर अंदर कार्रवाई करके उनको अवगत करवाएगा। अगर वो सही पाई गई तो जानकारी दी जाएगी, और उनकी शिकायत गलत पाई गई तो भी उसको जानकारी दी जाएगी। जी,
अभी आपने अवैध शराब और मादक पदार्थों की बात की, तो अभी हाल ही में एक घटना सामने आई है कि चुनाव आयोग ने 143 करोड़ रुपए की सीजर की कार्यवाही की है। तो ऐसी घटनाओं पर चुनाव आयोग किस तरह कार्यवाही करता है? ये देखिए, 9 अक्टूबर को अपने राजस्थान में चुनाव का कार्यक्रम घोषित होता है। उसी दिन से आचार संहिता लागू हो गई थी। आज 10 दिन के अंदर, आज अपन बात करें, आज 20 अक्टूबर में बैठे हैं, तो आज सुबह तक 143 करोड़ रुपए के सीजर कार्रवाई की है। हाँ, जिसमें अवैध शराब भी आ गई, अवैध ड्रग्स भी आ गया, अवैध ये मादक पदार्थ भी आ गए, सभी तरह की जो सप्लाई की उन्होंने जब्त की है। इसके लिए चुनाव आयोग मतलब टीमें गठित करता है, जगह जगह नाकाबंदी होती है। उस टीम में आबकारी विभाग का भी अधिकारी होता है, पुलिस का भी होता है, इनकम टैक्स का भी होता है और ड्रग्स डिपार्टमेंट के भी अधिकारी होते हैं। एक संयुक्त टीमें होती है। वो टीमें वाहनों के या आदमियों की जांच करते हैं नाकाबंदी के दौरान। अगर वो मिलता है तो उसको जब्त किया जाता है। सर, आदर्श आचार संहिता लगने से चुनाव परिणामों पर कोई असर पड़ता है? नहीं, परिणामों पर असर नहीं पड़ता है, लेकिन बेहतर परिणाम आते हैं जी। आदर्श आचार संहिता से। हाँ। क्योंकि कोई गड़बड़ी पर अंकुश लगता है इसके माध्यम से। इसलिए संभावना यह है कि ज्यादा निष्पक्ष मतदान और स्वतंत्र रूप से मतदान की बहुत संभावनाएं बढ़ती है इसमें। जी, तो सर हम यह कह सकते हैं कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए आदर्श आचार संहिता बहुत आवश्यक है। जी, इसीलिए इसको लागू किया गया, अन्यथा इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी। जब भारत निर्वाचन आयोग को लगा कि कहीं न कहीं कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, तो ये आदर्श आचार संहिता लागू की गई। उसमें कई ऐसी घटनाएं रुकी कि जैसे संवेदनशील क्षेत्र, अति संवेदनशील क्षेत्र, उसका एक डिमार्केशन हुआ जी। उससे क्या कि फोर्स की उसी तरह व्यवस्था की जाती है। आम मतदाता के लिए ये पाबंद किया कि मतदान बूथ जो है उससे 200 मीटर पहले तक ही आप पार्टियों के कार्यकर्ता या वर्कर जो बैठेंगे उसके बाद नहीं बैठे, मतलब 200 मीटर की परिधि मतदान बूथ जो है ना आपका जी, वो उस परिधि में आता है जी। 200 मीटर वो जाएगा तो उस बीच में उसको मतदाता को सोचने का मिलेगा, अकेला जाएगा जी, उसको कोई प्रभावित करने वाला नहीं है। तो वहां जाते जाते वो अपना वो मत जो जिसको भी देना हो तो निष्पक्ष रूप से मतदान कर सकता जी। सर, अभी आपने आदर्श आचार संहिता के थोड़े इतिहास के बारे में बात की, तो बेसिकली इसका प्रावधान किस तरह किया गया? ये हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में है या फिर किस तरीके से इसको शामिल किया गया है? ये भारत निर्वाचन आयोग की एक नियमावली है जी। उस नियमावली के तहत ये लागू किया गया। 2-3 चुनाव जो आम चुनाव हुए उसमें जैसे केरल में सबसे पहले शिकायतें आई कि मतदाताओं को प्रभावित किया जा रहा है, वोट नहीं डालने दिए जा रहे हैं, प्रभावशाली लोग जो होते हैं वो वोट नहीं डालते और खुद ही वोट डाल देते हैं, इसलिए इसके परिणाम प्रभावित हो रहे हैं। तो सबसे पहली बार इसका प्रयोग किया गया 1960 में केरल विधानसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता लागू की गई। फिर इसके धीरे धीरे देश में पूरी डिमांड आने लगी। 1967 में जो चुनाव हुए उसमें एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में निर्वाचन आयोग ने एक नियमावली बनाई कि इन नियमों के तहत चुनाव करवाए जाए। लेकिन 1972 में 71 में जो लोकसभा के चुनाव हुए उसमें पूरे देश में एक आदर्श संहिता लागू की गई, मॉडल कोड कंडक्ट लागू किया कि इसकी पालना कराते हुए ही चुनाव संपन्न कराया जाए। उसके बाद से ये धीरे धीरे प्रभावी हो रहा है और जो इसमें कमियां नजर आ रही है वो भी धीरे धीरे दूर होती जा रही है। जैसे पहले खर्च की सीमा बहुत कम थी, 28 लाख रुपए थी पिछले विधानसभा चुनाव तक। जब चुनाव आयोग को पता चला कि ये बहुत कम है तो उसको 30% उसमें बढ़ोतरी करके उसको 40 लाख रुपए किए गए। तो क्या जैसे विधानसभा चुनावों पर उपनिर्वाचन होता है उन पर, तो इन सब के लिए अलग अलग आदर्श आचार संहिता लागू होती है? आदर्श आचार संहिता के नियम तो लगभग वही है, लेकिन भारत निर्वाचन आयोग जो है लोकसभा और विधानसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता लागू करता। इसी तरह राज्यों में जो चुनाव होते हैं, जैसे पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव होते हैं या निकायों के चुनाव होता है, उसमें राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो उसमें आदर्श आचार संहिता लागू करता है और वो उन सभी क्षेत्रों में लागू प्रभावी होती है जहाँ चुनाव हो रहे होते हैं। कि जैसे अभी राजस्थान में चुनाव हो रहे हैं विधानसभा के, तो पूरे राजस्थान के 200 विधानसभा क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू है। इसी तरह पंचायतों की जिस पंचायत संस्था में जहाँ चुनाव होता है उस परिधि के अंदर वो लागू होती है। मेरा आपसे अगला सवाल राज्य चुनाव आयोग से रिलेटेड ही था कि जो विधानसभा चुनाव होते हैं उनमें राज्य चुनाव आयोग की क्या भूमिका रहती है? देखो, चुनाव तो भारत निर्वाचन आयोग के अधीन होते हैं, लेकिन राज्य निर्वाचन विभाग जो होता है जी,
राज्य निर्वाचन विभाग, मैं ये दो चीज़ें क्लियर कर देता हूँ कि राज्य निर्वाचन विभाग अलग है, राज्य निर्वाचन आयोग अलग है। अभी राज्य निर्वाचन विभाग इसमें एक भारत निर्वाचन आयोग के एक एजेंसी के रूप में काम किया, ये चुनाव संपन्न करवा रहा है। वो सारा सुपरविजन तो है भारत निर्वाचन आयोग का है, लेकिन उसका एक एजेंट और एजेंसी के रूप में राज्य निर्वाचन विभाग जो उसका पूरा काम देख रहा है, वो इसको संपन्न करा रहा है। वो ही उसके जो आदर्श आचार संहिता है उसकी पालना करवा रहा है, वही शांतिपूर्ण मतदान कराने के व्यवस्था ही कर रहा है, वही मतदान केंद्र बनाने की सारी वो है, ये टोलियाँ जो बनेगी मतदान कर्मियों की, वो सब अपने राजस्थान में जो राज्य निर्वाचन विभाग कर रहा है। मतलब वो एक उसी की भूमिका के रूप में काम कर रहा है। ऐसे ही पंचायत राज संस्था के चुनाव और निकाय संस्था के चुनाव में राज्य निर्वाचन आयोग होता है जी, वो स्वतंत्र बॉडी होती है। वो जैसे भारत निर्वाचन आयोग है, वैसे राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग है जी। सर, जैसे चुनाव आने पर स्थानांतरण और पदस्थापन का कार्यक्रम बहुत बढ़ जाता है, तो क्या सरकार निर्वाचन कार्य से संबंधित पदाधिकारियों को स्थानांतरित और पदस्थापित कर सकती है? नहीं, मतदाता सूचियों से जुड़े हुए कोई भी कर्मचारी अधिकारी का तबादला नहीं किया जाता। जब जब मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण कार्यक्रम चलता, उस दौरान उनके तबादलों पर प्रतिबंध रहता है। जैसे BLO जो है, SDO है, तहसीलदार है, ADM है या कलेक्टर है, क्योंकि वो सीधे सीधे चुनाव कार्य से जुड़े रहते हैं। इसी तरह जो ही चुनाव कार्यक्रम घोषित होता है और कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है, तो तबादले और ज्वाइनिंग पे भी प्रतिबंध हो जाता है। जी सर। अगर किसी कर्मचारी का तबादला हो भी गया और नई जगह पर उसने ज्वाइन नहीं किया, तो वो नहीं कर सकता ज्वाइन। उसके लिए अगर मान लो बीच में रह गया कि वहाँ से रिलीव हो गया और वहाँ ज्वाइन नहीं किया, तो उसके लिए बाकायदा उसको एक कमेटी बनी हुई है, जिसके मुख्य चीफ सेक्रेटरी जो उसका अध्यक्ष होता है, वो कमेटी लिख करके भेजते हैं राज्य निर्वाचन आयोग को, विभाग को, कि ये कर्मचारी है, इनका तबादला हो चुका था लेकिन ज्वाइन नहीं कर पाए, या विशेष कारण की वजह से इसका तबादला किया जाना है, तो भारत निर्वाचन आयोग की उसके लिए मंजूरी होती है। उस मंजूरी के बाद ही उसका तबादला किया जा सकता है या उसके बाद उसकी ज्वाइनिंग करवाई जा सकती है। जी सर, हम देखते हैं राजनीतिक पार्टियों के कई समर्थक होते हैं, वो अपने अपने तरीके से पार्टियों का वो चुनाव प्रसार करते हैं, तो इसमें चुनाव आयोग किस तरीके से उन पर लागू नियंत्रण पाएगा? देखो, अगर चुनाव आयोग को या निर्वाचन विभाग को ये जानकारी मिलती है कि कोई भी कर्मचारी या अधिकारी किसी पार्टी विशेष के लिए काम कर रहा है जी, तो उसको तबादला भी कर सकता है, वो किया जाता है, और गंभीर अपराध करने पर उसको बर्खास्त भी किया जाता है। जी सर। या चुनाव कार्य में लापरवाही बरतने पर भी उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। जैसे किसी भी कर्मचारी के मतदान ड्यूटी लग गई और वो टर्निंग में भी नहीं गया, तो उस पर भी उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, उसको निलंबित किया जाता है। सर, आप हमारे दर्शकों को आदर्श आचार संहिता से संबंधित क्या बात बताना चाहेंगे जो उन्हें अपने आम जीवन में ध्यान रखनी चाहिए? देखो, आम मतदाता को सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो किसी भी पार्टी विशेष के कार्यकर्ता या प्रत्याशी से प्रलोभन में नहीं आए और प्रलोभन में आकर के मतदान नहीं करे। मतदान वो अपनी इच्छा से करे, स्वतंत्र रूप से करे, निष्पक्षता के साथ करे और निर्भीकता के साथ अपना वोट डाले। वो जी, मतलब प्रभावित होकर कभी वोट नहीं डाले। दूसरी बात, कई बार ये देखा जाता है कि परिवार का जो मुखिया होता है वो खुद ही अपने ठेका ले लेता है उसका वोटरों का, कि साहब मेरे वोट मैं डलवा दूंगा, तो प्रलोभन में होता है। जैसे कई बार पैसे का लेन देन होता है, कई बार शराब का लेन देन होता है या और कोई प्रलोभन होता है। तो आम मतदाताओं से मैं यही अपील करता हूँ कि वो इस प्रलोभन से दूर रहे और अपना वोट निष्पक्ष और निर्भीकता के साथ करें। जी सर। तो सर, 100% मतदान हो, इसके लिए हम क्या सलाह दे सकते हैं वोटर्स को? नहीं, वोटर्स तो जागरूक रहे, लेकिन आम पार्टियों का भी, राजनीतिक दलों का भी एक नैतिक दायित्व बनता है कि वो जनता को ज़्यादा से ज़्यादा मतदान के प्रति जागरूक करे। सबसे बड़ी भूमिका होती है इसमें राज्य निर्वाचन विभाग या भारत निर्वाचन आयोग की वो मतदाता को मतदान तक ज़्यादा कैसे ले जाया जाए, क्या क्या उनको सुविधाएं दी जाए, कैसे उनको जागरूक किया जाए, जो ज़्यादा मतदान हो सके। जी, कोशिश तो चल रही है कि 100% मतदान हो, लेकिन अभी कहीं न कहीं उसमें कमी आ रही है कि मतदाता बूथ तक नहीं पहुंच पा रहा। क्या कारण है कि मतदाता इतना जागरूक नहीं है कि भारत में 100% मतदान के लिए हमें इतना प्रयास करना पड़ रहा है? उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है प्रवासी लोगों का रहना।
कई लोग वह क्या करते हैं कि मतदाता सूची में नाम तो रहता है राजस्थान में जी, और मजदूरी करते हैं महाराष्ट्र में या गुजरात में या किसी और दूसरे राज्य में, तो वो केवल जो जागरूक मतदाता होगा और वही वोट डालने आता है, बाकी आम आदमी से वोट नहीं डालते। इसलिए एक कारण ये भी होता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण जो मैं मानता हूँ कि मतदान कर्मचारी जो होते हैं वो भी बड़ा वोट नहीं डाल पाते, क्योंकि उनकी ड्यूटी मतदान में, हालांकि उनको सर्विस वोटर की सुविधा दी जाती है, लेकिन आज भी उसमें कोई ज़्यादा मतलब जागरूक नहीं है मतदान कर्मचारी, इसलिए उनका भी वोट रह जाता है। तीसरी बात क्या कि जैसे वाहन जो अधिकृत किए जाते हैं, उनके ड्राइवर है, उनके साथ कंडक्टर है या हेल्पर है, वो भी मतदान से वंचित हो जाता है। तो ये भी कहीं न कहीं मतदान कम होने में एक कारण बनता है। तो सर शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आयोग की भूमिका क्या हो सकती है? नहीं, चुनाव आयोग तो हमेशा ही अपनी भूमिका निभाता है कि शांतिपूर्ण निष्पक्ष मतदान हो। जैसे कि हर मतदान केंद्र पर सुरक्षाकर्मी तैनात करना, जो अति संवेदनशील केंद्र है वहाँ ज़्यादा सुरक्षाकर्मी लगाना। यहाँ मतदान मतलब ये सूचना मिलती है आयोग को कि कहीं न कहीं किसी गांव या ढाणी में मतदाताओं को डरा दिया गया या धमका दिया गया कि वोट नहीं डाले, उनके वोट हम ही डलवा देंगे, तो उनको सुरक्षा प्रदान करके उनके वोट डलवाना और बाद में उनको सुरक्षा प्रदान करना, ये सब निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है, ताकि वो लोग घरों से निकल के वोट डालें। कई बार क्या है कि यहाँ तो कुछ नहीं, शहर गाँव के अंदर आज भी लोग वोट डालने नहीं जाते हैं, क्योंकि उनको डरा दिया जाता है, धमकाया जाता है, तो आज वो भी रह जाते हैं। तो इसलिए ये भारत निर्वाचन आयोग या राज्य निर्वाचन विभाग की बड़ी जिम्मेदारी है कि वो ऐसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मतदान केंद्र तक लेके आए। सर कर्मचारियों की क्या भूमिका रहती है? किस मसले में? चुनाव आदर्श आचार संहिता में? चुनाव में आदर्श आचार संहिता में कर्मचारियों की जो भूमिका ये होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब वो अपना नैतिक दायित्व या जो कर्तव्य है उसको निभाते हुए निष्पक्ष रूप से चुनाव करे, संपन्न कराए। वो ही एक सबसे बड़ा रोल होता है उसका जी। कि वो ऐसा नहीं कि आप मतदान बूथ पर बैठ करके एक पार्टी विशेष के लिए इशारा कर रहा है, जो नहीं समझता है उसको बता रहा है कि यहाँ डाल दो। कई बार वो पहले मतपत्र होते थे तो वो दे देते तो वो सब कर देता। यहाँ जैसे ईवीएम होती है, अभी ईवीएम नहीं चलती है और कोई नहीं समझा, कोई वर्द आदमी बैठा है तो वो कहता है हेल्पर के रूप में काम लेता है वो, तो वो कर्मचारी को कान में कहता है कि मेरा वोट वाला हो जाएगा। लेकिन वो कर्मचारी अगर पार्टी विशेष के लिए काम करता है तो वो उसमें बटन दबा देता है। तो इन बातों को कर्मचारियों को ध्यान रखना चाहिए कि वो ऐसे को ये करते नहीं करें। जी सर, आपने ईवीएम का जिक्र किया और भारत में चुनाव हो और ईवीएम का जिक्र ना हो ऐसा होता नहीं है, तो ईवीएम को हैक होने संबंधी ऐसी बहुत सी बातों का जिक्र किया जाता है, इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ये बहुत नगण्य चीज़ है। देखो क्या है कि अब आईटी का ज़माना है जी, पूरी दुनिया आईटी पर चल रही है, बैंकिंग भी आईटी पर आ गई, मतदान पे आईटी पर आ गया, हर चीज़ अब ऑनलाइन चल रही। तो ये हैक वाली बात तो ठीक है, मशीनरी है, आ जाती है, वायरस भी आ जाता है कई बार जी, लेकिन मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी कोई चीज़ नहीं है कि वो कि कोई लाखों ईवीएम में से कोई ईवीएम में गड़बड़ होती है कि जो तुरंत प्रभाव से ठीक हो जाती है, क्योंकि एक्स्ट्रा जो ईवीएम होती है वो 8-10 किलोमीटर की परिधि में रहती है जी। जो मतदान अधिकारी जो रहता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर, उसके पास एक्स्ट्रा रहती है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। जो मतलब सर अंत में आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं दर्शकों से यही अपील करूंगा कि राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान है, वो अपना मत समय पर डाले, निष्पक्षता से डाले और निर्भीकता के साथ डाले और अपने परिवार के अन्य मतदाताओं के वोट भी डलवाए और मतदान इस जो महाअभियान है, जो महाकुंभ इसको कहते हैं लोकतंत्र के महाकुंभ में, अपनी सक्रिय भूमिका निभाए और शांतिपूर्ण मतदान करें। सर इस गंभीर विषय पर अपनी बात इतनी सरलता से रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि हमने इस चर्चा के दौरान जाना कि स्वतंत्र, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता कितनी आवश्यक है, इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में हम यहीं विराम लेते हैं। धन्यवाद।